हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। मैं हूँ उजैर यूनुस और मेरे साथ बैठे हैं शहजाद गयास दूसरी तरफ। शहजाद, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ब्लैक एंड वाइट। तारीख ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, पर हम लोग जरूर ब्लैक एंड वाइट हैं आज। आज ब्लैक एंड वाइट आए हैं। आप लगता है सोग मना रहे हैं कि नेगोशिएशंस कैंसिल हो गई हैं। मैंने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। रेजिस्टेंस इज नो मोर, तो मैंने सोचा वाइट पहना जाए आज। आप तो नहीं बॉलीवुड फॉलो करते होंगे ना। आमिर खान के बेटे और श्रीदेवी की बेटी की एक मूवी आ रही है, लव यापा। आपने उसका गाना सुना है? नहीं सुना मैंने। तो मैं भी एक हफ्ते से गा रहा हूँ। उसका एक टाइटल ट्रैक है लव यापा। तो मैं भी एक हफ्ते से वही गा रहा हूँ कि कुछ कुछ ही हो गया, निकला था लव करने, लव यापा हो गया। YOUTH यापा यापा। आ तो मेरे ख्याल से यही गाना गाया जा रहा है इस वक्त अब अडियाला में देखे भी। कमेंट्स नीचे ऑलरेडी आ गए होंगे कि शहजाद से रहा नहीं जाता, हर एपिसोड में इमरान खान इमरान खान इमरान खान करता है। जुनैद खान की बात कर रहा था। जुनैद अच्छा, खान बेटा सही है बात आमिर खान है। का, इमरान खान भांजा है। आप अच्छा। भांजे पर पहुंच गए, मैं तो बेटे तक था। अच्छा, चलिए आज बहुत खबरें, पूरा पैक्ड एजेंडा है। वी विल ट्राई टू गो विद द फ्लो के पाकिस्तान से शुरू करें, फिर रीजन की डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी थोड़ा डिस्कस करें बिकॉज दोज आर इम्पोर्टेंट। तो पहले तो बताएं कि मलिक रियाज और इस्टेब्लिशमेंट की फाइनली डिवोर्स हो गई है, होने जा रही है, क्या अपडेट है? जिस न्यूज की तरफ आप नजर अंदेशी, आई प्रॉब्ली गेट माई उर्दू रॉन्ग, द न्यूज दैट यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, इसके नैप का एक नोटिफिकेशन आ गया है, लेटर कहेंगे उसको। पहले तो उसमें जो कहा गया है, आई डोंट नो वो कितना लीगल है। वो कह रहे हैं मलिक रियाज के दुबई में भी आप इन्वेस्ट ना करें, हम आप पे मनी लॉन्ड्रिंग लगा देंगे। आप करेंगे, आप कैसे लगा देंगे? दुबई का एक प्रोजेक्ट है। मैं अमेरिका में अगर कोई इलीगल प्रोजेक्ट हो रहा है, मैं अपना पैसा पाकिस्तान से हलाल कमाया हुआ ले जाकर उसमें इन्वेस्ट भी करूं, तो नैब मुझ पे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकती। बट सेटिंग दैट असाइड, इट्स क्वाइट अ क्लियर इंडिकेशन। काफी लोग ये शोर कर रहे थे कि सिलेक्टिव सिलेक्टिव हो रहा है, सिर्फ इमरान खान क्यों, मलिक रियाज भी इन्वॉल्व थे। तो एटलीस्ट एक पेशकदमी हमें नजर आ रही है कि मलिक रियाज को एक्स्ट्राडाइट भी करवाया जाएगा, या एटलीस्ट कोशिश की जाएगी। या बड़े वाजे एक पब्लिक डेक्लेरेशन है दैट वी आर कमिंग आफ्टर यू एज वेल मलिक रियाज। मलिक रियाज ने जवाबन बोला है कि मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मुझे बोला गया था इमरान खान के अगेंस्ट टर्न कर दो, मैं नहीं किया। लोग फिर मलिक रियाज को कौम का हीरो समझकर सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान की एक खूबी है कि उन्होंने दुनिया अपसाइड डाउन कर दी है। एक फॉर्मर DG ISI का कोर्ट मार्शल हुआ। बड़े लोग जो अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, उन्होंने उस पर सोग मनाया, दुख मनाया कि यार ये कैसे हो गया। अब पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा रियल एस्टेट माफिया, जो वीडियो ऑफ द वीक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, वो आसिफ बशीर चौधरी और रजा सैयद ने बहुत अच्छा 1 घंटे का मलिक रियाज की तारीख बयान की है, जिसमें आपको पता चलता है कि सियासतदान हो, जनरल हो, जजेस हों, हद तक सहाफ़ी हों, वो बहरिया टाउन के प्लॉट ले लेकर उनकी खामोशी, उनकी एक्विसेंस खरीदी गई थी। हम जब करप्शन की बात करते हैं, हम सियासतदानों की बात करते हैं। जनरल जहीरुल इस्लाम को जिन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि 2014 का जो धरने दिए गए थे, उसके पीछे वो थे, फॉर्मर DG ISI थे। उनको ये भी कहा जाता है कि उन्होंने राहिल शरीफ को बोला था कि कू लगाएं। उनको एजाज सईद कहते हैं, कम से कम 25 करोड़, जिसका आसिफ बशीर चौधरी ने बोला कि आप बहुत कम बता रहे हैं, का प्लॉट दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को घर दिया गया, उन्होंने बोला घर तो नहीं, मुझे पैसे चाहिए। तो फिर मलिक रियाज ने बोला मैं खरीद लेता हूँ आपसे। तो ये अभी भी जो आइडिया आ रहा है कि करप्शन, इमरान खान की जेब में कहाँ गए पैसे, प्लीज वो एपिसोड देखें कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, किस तरह से करप्शन होती है, किस तरह से प्लॉट्स दिए जाते हैं, किस तरह से गिफ्ट दिए जाते हैं। हद तक उन्होंने बोला कि बच्चों बच्चों की शादियों में सलामी तक मलिक रियाज 10-10 करोड़ दे रहे होते हैं। सो दिस आइडिया दैट्स फ्लोटिंग अराउंड दैट इमरान मलिक रियाज ने नेक नियति से, अपने अच्छे दिल की वजह से इमरान खान के ट्रस्ट में 400 मिलियन दे देते, उस आदमी की तारीख देखें। एंड ऑफ कोर्स हर चीज सेलेक्टिव ही होगी। ऑफ कोर्स हर चीज किसी ना किसी एजेंडा के तहत ही होगी। हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रहते। पॉलिटिकल एक्टर्स एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स के भी इंटरेस्ट होते हैं। एंड ऑफ द डे आई थिंक जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना भी अच्छा है, मलिक रियाज का प्रोसिक्यूट होना भी अच्छा है। जो मलिक रियाज की तारीख है, एटलीस्ट कुछ तो जस्टिस मिले जितने उनके विक्टिम्स हैं। योर टेक उजेर। आई थिंक पहले तो स्टार्ट करते हैं, ये जो नैब का लेटर है, यू अलूडेड टू द दुबई पॉइंट एज वेल। तो मेरा तो फिर एक सिंपल सा सवाल है कि क्या एक पाकिस्तानी जो है वो अगर पापा जॉन्स अमेरिका में खोले तो क्या नैब यही कहेगी कि उस पापा जॉन्स में इन्वेस्ट करना भी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? आई थिंक समझने वाले लोग समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो दैट स्ट्राइक्स मी एज ऑड। दूसरी चीज जो मैंने पूछने की कोशिश की एक दो लोगों से, समझ एक बात ये आई है कि अगेन जो अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर जजमेंट आया है उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ, एज पीपल एक्सप्लेन्ड इट टू मी,
वो ये है कि मलिक रियाज को अक्यूज नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे ने क्विड प्रो को की दूसरी साइड एंगेज की हो, उसको आप इग्नोर कर दें पूरे केस में? तो दिस अटेम्प्ट इज ऑल्सो बीइंग मेड कि मलिक रियाज के ऊपर भी केस चलाया जाए, टू cover up the all the angles around the appeals process of बट the हु case, टोल्ड is यू some मलिक people's लियाज होंगे। को अक्यूज नहीं है उसमें? उसमें को अक्यूज नहीं है, उसमें जजमेंट में ही इज नॉट बिन डिक्लेयर्ड गिल्टी एज फार एज आई नो। ही जो इज वन ऑफ अल द कादिर। डिफेंडेंट्स। वो नहीं थे वहां पर, तो वो हाँ। एक लीगल प्रिंसिपल होता है, किसी को सुने बगैर आप नहीं कर सकते, इवन दो एक्स पार्टे जजमेंट्स आती हैं। या बट जो पहली लिस्ट है कि कौन कौन लोग डिफेंडेंट हैं, किन किन लोगों पे इल्जामात हैं, उसमें सिर्फ मलिक रियाज नहीं, उनके बेटे अहमद अली रियाज भी हैं। वो लॉयर्स भी हैं जिन्होंने साइन किया है, शहजाद अकबर भी हैं। तो सेंटेंस सिर्फ इमरान खान बुशरा बीबी हुए हैं बिकॉज वो या वहां पर हैं। बट इफ यू गो थ्रू द जजमेंट, मलिक रियाज और शहजाद अकबर का गिल्ट काफी, इवन अहमद अली रियाज का गिल्ट काफी क्लियरली एस्टेब्लिश हो रहा है। करेक्ट। सो सेंटेंस नहीं हुए आई वो थिंक लोग। दे ट्राइंग टू, हाँ, तो दे ट्राइंग टू कवर दैट बेस एंड ब्रिंग हिम इनटू द नेट एज वेल, व्हिच विल सी कि क्या होता है इसके अंदर। अपील्स प्रोसेस भी होना है, पूरा प्रोसेस चलेगा। बट ओवरऑल आई एग्री विथ यू, लेकिन क्योंकि देखें मलिक रियाज, स्पेशली बिकॉज यू एंड आई आर बोथ फ्रॉम कराची, जो ज़मीन है बैरिया टाउन कराची की, दैट इज स्टोलन लैंड फ्रॉम द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स। एक शख्स जिसने पाकिस्तान के सबसे गरीब तबके से ज़मीन छीनी, उसे प्लॉट में बना के पैसे बनाए और अशराफिया के लोगों को बेची। पाकिस्तान में अगर आप ज़मीन खरीद सकते हैं तो यू आर पार्ट ऑफ द Yes. adjacent टू और पार्ट ऑफ द अशराफिया ऑफ पाकिस्तान। वो हुआ, आपकी पहुंच इतनी आगे तक थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को भी मनूवर करके उससे फाइन निकलवाया और अपनी जो ऑक्यूपेशन की ज़मीन थी, चोरी की ज़मीन थी, वो रख ली। वो फाइन आपने अदा नहीं किया, तो उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आती है, उससे आपने अपना एक्सेस बना के जो यूके में आपके पैसे थे, जो कि एक अलग प्रोसेस के इशू और केस के पैसे थे, वो आपने एडजस्ट करवा लिए इस फाइन के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फाइन था। तो आई थिंक इट्स अ बिट रिच व्हेन पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू डिफेंड मलिक रियाज। और आपने एजाज की वो वीडियो का रिकमेंडेशन दी, आई एग्री, वो लोग जाके देखें। एक और वीडियो का लिंक अगेन, एजाज और आसिफ अजीज चौधरी तो अपने उसी चैनल पे उन्होंने बात की है अबाउट द जज जिसने ये जजमेंट दी है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठे थे। हामिद मीर का एक कमेंट था, हमने भी उस पर बात की थी। देन द टू ऑफ देम, एजाज एंड आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरी एक तारीख है इन जज साहब की गोइंग बैक टू द मुशर्रफ एरा। तो वो भी लोग जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसा है, और उस सिस्टम में कब, क्यों और कैसे मनूवर किया जाता है चीज़ों को एक तरह आउटकम लाने के लिए। दिल से तो मैं यही चाहता हूँ जो मलिक रियाज कह रहे हैं कि फिर अगर मुझे पकड़ा गया तो मैं सारी बातें खोल दूंगा। तो मेरा दिल तो यही चाहता है कि पकड़ो मलिक रियाज को और फिर मलिक रियाज खोले सबको सबको, कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेकर डूबेंगे। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मलिक रियाज को पकड़ा जाए और फिर मलिक रियाज सबके राज खोले। हद तक वो तो टेलीविजन पे आके बोल चुके हैं सलीम साफी को कि भाई ऐसे ही चलता है, पैसे देने पड़ते हैं। फिर इफ्तिखार चौधरी जो एक टाइम पे जस्टिस के बाप समझे जाते थे, उनके बेटे को कितने कितने पैसे दिए, किस तरह दिए, ये सारी चीजें, कौन कौन सहाफी के साथ पेड प्रोग्राम्स हो रहे थे जिसकी वीडियोस लीक हुई, उस टाइम आप और मैं तो जिंदा थे, तो हमने देखा होगा। जो नई जनरेशन है उन्होंने शायद ये सारी चीजें मिस कर दी होंगी। तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर मलिक रियाज ने फाइलें रखी हुई हैं तो ये फाइलें पब्लिक हो। आई एग्री। और आई थिंक वो जो शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, तो मलिक रियाज जो है वो अगर पहले ही नंबर पे आ जाए टेस्टिमनी देने के लिए, ट्रूथ तो उधर का उधर जो है आधे से ज्यादा बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर रिकन्सिलिएशन पे हम बड़ी जल्दी से बढ़ सकेंगे। मीडिया लीक्स इज व्हाट दिस नेशन नीड्स। आई एग्री। चले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पेका अमेंडमेंट्स। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिसने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पास कराया था 2016 में, पावर से निकलने के बाद बड़ा क्रिटिसाइज किया था इस कानून को। मुझे अभी तक याद है शहजाद, मैंने 2016 में एक पोस्ट लिखा था कि ये ड्रकोनियन लॉ है, और एनालिसिस उसका किया था कि किस तरह इसका मिसयूज किया जाएगा और किस तरह इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आएंगी एज एन आउटकम ऑफ द लॉ। तो फिर मुस्लिम लीग आती है पावर में, और मुस्लिम लीग कहती है कि यार इतना ड्रकोनियन नहीं था, इसको और जरा जो है ना इस पे तड़का डालने की जरूरत है। तो नेशनल असेंबली से उन्होंने अमेंडमेंट्स पास करवा दी हैं। चार्जेस प्रपोज इंक्लूड क्रिएशन ऑफ न्यू अथॉरिटीज विद पावर टू ब्लॉक बोथ कंटेंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाएगा
जो कि ब्लॉक कर सकेगा। चेयरमैन के पास पावर होगा टू ऑर्डर हिम, यानी कि एक शख्स के पास पावर होगा जो इमीडिएट ब्लॉक कर दे एनी अनलॉफुल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। एनसीसीआईए बनाई जाएगी तो एफआईए का साइबर क्राइम विंग जो है वो हट जाएगा। और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों पर 3 साल की सज़ा की जो है मुद्दत लगाई गई है। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रजिस्टर करना पड़ेगा, और जिन्होंने कानून से कंप्लाई नहीं किया उनके ऊपर टेम्पररी या परमानेंट बैन लगाया जाएगा इन अमेंडमेंट्स के बाद। जर्नलिस्ट ने वॉकआउट किया, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। आई थिंक सेनेट में अब वही होगा जो 2016 में हुआ था कि थोड़ा सा टोपी ड्रामा चलेगा, उसके बाद ये पास हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इस पे तो डोंट लुक अप, अगर एडम मकई की देखिए आपने, मेरे ख्याल से हमें भी पाकिस्तान में मूवी बनानी चाहिए, डोंट पोस्ट ऑनलाइन। फरिया अजीज को लेकर सालों साल एक खातून है जो लिखे जा रही है, शोर मचाए जा रही है, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। एडवोकेसी भी करती हैं, लिख कर ये बताती हैं, हम हमसे कंसल्ट कर लो, हमसे बता दो ना। हाल ही में भी डॉन में आर्टिकल लिखा है। टीका 2016 में पीएमएलएन लेकर आया, पीटीआई वालों ने बोला हाय हाय अजाब। फिर पीटीआई जब आई उन्होंने और एक्सपेंड कर दिया तो पीएमएलएन वालों ने बोला हाय हाय अजाब। अब जब पीएमएलएन वापस आई, वो फिर एक्सपेंड कर रही है, पीटीआई बोल रहे हैं हाय हाय अजाब। तो आंटी गवर्नमेंट सही कहती है, हम सबको मिलकर बना रहे हैं। पीपीपी जो है वो अगेन फरिया अजीज का जो लेटेस्ट डॉन का आर्टिकल है पढ़ लें, कि वो आकर बोलते हैं हाय हाय बहुत बुरा हो रहा है, और पीछे पीछे पास करवाते रहते हैं। तो कॉस्मेटिक चेंजेस करवा देते हैं ताकि वो आवाम में आके बोल सकें कि हमने फ्रीडम्स प्रोटेक्ट किए हैं, डिजिटल फ्रीडम्स प्रोटेक्ट किए हैं। एक वक्त जब आप डिजिटल फ्रीडम्स की बात करते हैं, डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, उस वक्त इस तरह के कवानीन ला रहे हैं जिससे फ्रीडम्स कर्ब होते हैं, जिससे इंडस्ट्री कर्ब होती है। आपने बोला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको पाकिस्तान में आके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कौन करेगा यार, इतनी बड़ी हम मार्केट ही नहीं है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये लोग आकर यहाँ पर अपने ऑफिसेज खोलें। गूगल तक सिंगापुर से चलता है पाकिस्तान का। सो टू एक्सपेक्ट कि वो लोग यहाँ पर आके ऑफिसेज खोलेंगे, आई थिंक वी ट्राइंग टू फ्लेक्स आवर मसल लाइक इंडिया डिड, बट एक्सेप्ट we're not as big a market as India. Nobody cares about us that much. और तुझे हम वली समझते जो ना वादा खार होता। डिस इन्फॉर्मेशन एक वाकई मसला है, जिस तरह की एआई अब आ चुकी है, कुछ ना कुछ डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कानून सालों साल बदनीयती से इस्तेमाल किया गया है, और जिस नीयत से ये लोग बना रहे हैं, हमें पता है कि ये जर्नलिस्ट के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, ये डिसेंट को कर्व करने के लिए भी इस्तेमाल लिए ही इस्तेमाल होगा। सो आई थिंक डिस इन्फॉर्मेशन इज मियरली अ कवर दैट दे आर यूजिंग टू प्रोसिक्यूट पीपल दैट दे डिसएग्री विथ। आई एग्री। और उसके अंदर शहजाद आपने पीटीआई में के जो एक्सपेंशन की बात की, उस वक्त तो चले एटलीस्ट जस्टिस अतर मिर्ला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्राइक डाउन कर दी थी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब तो जुडिशरी का हाल भी वो नहीं लग रहा कि वो हम्म। कितना रेजिस्ट करेंगे इस चीज़ को, नंबर एक। नंबर दो, अगर लोग सोच रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी रेगुलेट ना किया जाए, बिल्कुल नहीं, रेगुलेशन दुनिया भर में हो रही है सोशल मीडिया की। एंड माई ओन व्यू इज़ के एक किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ आप पावर जो है वो अनइलेक्टेड कॉरपोरेट लीडर्स को नहीं दे सकते कि वो आपके मीडिया इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को मैनेज करें, उनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो अप और डाउन सेलेक्ट करें कि क्या ट्रेंड होगा, क्या फीड पे आएगा, क्या ब्लॉक होगा, एक्सेट्रा। एक रियासत है, रियासत के इलेक्टेड जैसी भी है रियासत, उसके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत कवानीन बनने चाहिए। लेकिन जिस तरह ये बनाए जाते हैं 2016 में, नाउ अगेन, तो अगेन जो इंटेंट है वो मैलाफाइडी है इस वक्त। और आई थिंक दैट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम। अगर आपने रेगुलेट करना है, अगर आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो मीडिया के इदारे हैं, फरिया अजीज जैसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं ऑन हाउ टू कर्ब ऑल ऑफ दिस स्टफ। हम्म। कोई ये नहीं कह रहा कि खुली छूट होनी चाहिए फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पर, बट एट द एंड ऑफ द डे द वे दे आर डूइंग दिस इज क्लियरली सिग्नलिंग कि उनका एक ही गोल है, और वो गोल ये है कि इंटरनेट पे पॉलिटिकल स्पीच को कंट्रोल किया जाए और सेंसर किया जाए। आई डोंट नो नंबर 3 क्या है ऑन दी एजेंडा, कुछ मेरे सामने नहीं खुला हुआ। बट आई थिंक एक नेचुरल सा सेगवे है। अहमद दुरानी की कुछ महीने पहले ब्लास्फेमी के ऊपर एक स्टोरी आई थी, ईमान मजारी ने लास्ट वीक उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कि जो लीगल इदारा हम लोगों ने बनाया हुआ है फॉर कमीशन ऑफ ब्लास्फेमी, जिनका मकसद ये था कि ब्लास्फेमी को रोका जाए, वो ही लोगों को फंसा रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को ऐड करते हैं, ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर होता है, फिर उन लोगों को बुला दिया जाता है। या तो पाकिस्तान में ना, शार्क टैंक पाकिस्तान में भी लोग बिजनेसेस लेके जा रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस आप लेके जाएं। इससे इजी मनी तो कोई है ही नहीं। खातून है ईमान, EMAN, नॉट ईमान मजारी, वो प्रोफाइल बनाई हुई है किसी ने, वो लड़कों को मैसेज करती है,
लड़कों को वो ब्लास्फेमस कंटेंट भेजती है, आगे से बोलता है भाई ताउजुबिल्लाह आपने मुझे क्या भेजा है। वो आगे से लड़की इनको बोलती है मुझे तो पता नहीं मैंने क्या भेजा, दिखाओ मुझे, मेरे पास नहीं आ रहा। लड़का स्क्रीनशॉट करके भेजता है, वो स्क्रीनशॉट को ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, दफ्तर बुलाते हैं, एफआईए के ऑफिसर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उसको मारते हैं लड़कों को। एंड देन दे से कि हमें 10-15 लाख दे दो, अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो तुम पे ब्लास्फेमी का पर्चा हो जाएगा। इस तरह 300 लोग अहमद नूरानी रिपोर्ट कर रहे हैं जिन पे पर्चा हुआ है। ईमान मजारी ने डिटेल्स भी बताई। एक माँ आई हुई थी मोहम्मद जमजम नाम की बेटी की, उसने बोला मेरा बेटा नाबीना है, कहाँ से वो ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर करेगा। कुछ लोग हाफिज कुरान हैं इसमें, और पर्चे क्या कटवा रहे हैं कि ये लोग सारे अहमदी हैं, जबकि हाफिज कुरान लोग हैं इसमें। सारे लोग जो फैमिलीज आके बता रही हैं कि हम लोग अहमदी नहीं हैं, हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं। सो आपने ब्लास्फेमी को एक बिजनेस बना दिया है, आप लोग यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा है, दीज पीपल वर इंजीनियर्स, लॉट ऑफ देम केमिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, 90%, 80% उसमें से ट्वेंटीज में है। तो क्या इस यूथ का फ्यूचर है जहाँ इदारे जो बनाए गए हैं कि चलें जी, जो भी आपका राय है ब्लास्फेमी लॉ के बारे में ये चीज़ कम हो, वो प्राउडली बोल रहे हैं कि हमने 300 केसेस कर लिए, वो 300 केसेस इन लोगों ने इस तरह से किए हैं। I mean, it's disgusting. It's disgusting, and I don't even know how to react कि बंदा क्या कहे इस बात पे कि ये हनी ट्रैप ब्लास्फेमी, मतलब माशरे के अंदर ऐसे लोग, इतने घटिया लोग आ चुके हैं कि वो इस चीज़ में अब अपने आप को पैसा बना रहे हैं। और हुकूमत जो है वो अगेन इज स्लीपिंग। उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए इस बारे में। हालांकि यू यू नो दिस बेटर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लास्फेमी लॉज अगेन उसके अंदर भी क्लॉजेज हैं कि गलत ब्लास्फेमी की अक्यूजेशन पर सज़ा है या और सख्त होनी चाहिए मेरे नज़दीक, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो अगेन दीज पीपल शुड बी मेड एन एग्जाम्पल ऑफ आपके मुआशरे के अंदर। और ये हमें पहले भी पता है, पहले भी केसेस आ चुके हैं कि जब राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ के हम्म। अगेंस्ट, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज हों, कोई और कम्युनिटी हो, तो ज़मीन के ऊपर होते हैं कि किसी को किसी का घर चाहिए इनहेरिटेंस में या कुछ करना है तो उनको हटा दो वहाँ से और कर दो केस के भाई उन्होंने ब्लास्फेमी की है, और फिर राइट होता है। तो अगेन ये रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान का मुआशरा जो है वो किस हद तक नीचे गिर चुका है एट द एंड ऑफ द डे। यस, क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में। शुरू में जो हमने शुरू किया था उस पर आ जाते हैं कि पीटीआई ने अनाउंस किया है कि हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। आपने बीच में पापा जॉन्स का जिक्र किया, उस पर वो मीम भी लग सकती है कि जब अहमद नूरानी ने स्टोरी ब्रेक की थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर आ गए थे, नहीं ही विल कंटिन्यू एज द सीपेक हेड। तो उस पर वो मीम भी लग सकती है, तुम्हें पापा से क्या प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट से टॉक्स एंड करने का यही मकसद है कि जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हुई है वहाँ कुछ कुछ अंदेशे मिले हैं जिसकी वजह से उन्होंने बोला अब गवर्नमेंट से हम क्यों बात करें। आई थिंक इट्स डीपर देन दैट, राइट? आई थिंक वहाँ अंदेशा भी मुझे लगता है सही वाला नहीं मिला। आई थिंक द मेन प्रॉब्लम, इफ आई वर टू स्पेकुलेट, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन एट ऑल, कि इशू ये है कि पीटीआई की डिमांड है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, और जुडिशल कमीशन जब तक फाइंडिंग्स नहीं देता तब तक हम जो है वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं May 9th की, ना हम अपॉलजी करेंगे, ना हमारा कुछ इससे लेना देना था। आम, रियासत और रियासती इदारे बिलखसूस जीएचक्यू का पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल में मुख्तलिफ है। वो कहते हैं पहले आप ओन अप करें इस इशू पर, फिर बात आगे बढ़ेगी। और ओन अप करने के साथ साथ आप आपकी जो ये सोशल मीडिया टीम है उसको आप जो है वो ज़रा कंट्रोल में लाएं, और उसको कहें कि रियासती इदारों पे जो है वो क्रिटिसिज्म और जो अटैक रोज चलता है वो बंद करें। आई थिंक दैट्स वेयर द इशू लाइज। और जब तक ये प्रोग्रेस नहीं होगा ऑन ईदर साइड के जो है आप ओन अप करें May 9th इन पर्टिकुलर, आई डोंट थिंक जुडिशल कमीशन बनेगा। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो खान साहब अपेरेंटली हैज टोल्ड गौहर, पीटीआई चेयरमैन, कि हम आगे बात नहीं करेंगे। तो आई थिंक वी आर एट अ डेडलॉक। बट ऑप्शंस कोई है नहीं आई थिंक शहजाद, तीनों साइड्स के पास बातचीत के अलावा। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। 31 तक का टाइम था, तो अगर ऑफिशियली खुद पीटीआई विद कंसल्टेशन विद इमरान खान 31 की आपने डेडलाइन दी हुई थी, तो वो उससे पहले क्यों ख़त्म कर दिए। नजम सिटी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आगे से जवाब मिला था। बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनाते हैं, एक वसी सा जुडिशल कमीशन बनाते हैं। 2018 के, वो 2013 के इलेक्शन भी 13 देखेगा, वाले वो जी। देखेगा 2014 में भी धरना किसने किया। तो ये तो एक नॉन स्टार्टर है मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए। एंड अच्छा, इस हम, पे इफ आई में इंटरप्ट, जी जी क्योंकि जी, गो फॉर इट। ऑडियंस अगेन भूल जाती है, 10 साल हो गए उस धरने को। तो शुजा नवाज की किताब है द बैटल फॉर पाकिस्तान, उसके अंदर आप उठा ले, लिबर्टी पे मौजूद है किताब, ऑनलाइन भी मिल जाएगी।
उस पे लिखा हुआ है कि किस तरह प्लान था 2014 के प्रोटेस्ट्स को इस्तेमाल करके कू लगाने का डीजीआईएसआई का, और किस तरह उस वक्त की हुकूमत ने राहील शरीफ को ऑडियो सुनाई थी कि आपके डीजीआई ये काम करने पे तुले हुए हैं, धरने को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें मालूम है कि धरना बैक कर रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि हम झूठ कह रहे हैं, शुजा नवाज इज अ स्कॉलर हु हैज डन ट्रमेंडस वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उनकी किताब है, जाके पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा कि उस वक्त हो क्या रहा था। वही डीजीआई जिसको अभी एजाज सैयद कह रहे हैं कि सबसे कंजर्वेटिवली भी 25 करोड़ का प्लॉट मलिक रियाज ने दिया है। तो दैट आई थिंक इज अ नॉन स्टार्टर फॉर पीटीआई, बिकॉज मेरी नज़र में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में बनाए जाते हैं कि पीछे से एग्रीमेंट हो गई है फेस सेविंग के लिए, आप दिखा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना हुआ है, आधे अधूरे ही होते हैं। कब कोई पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन से कुछ अच्छी चीज़ निकली है? एक हमीदुर रहमान कमीशन बना था, वो भी दफन कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद बोला था बनाओ, फिर खुद बोला रिपोर्ट मोराल डाउन कर देगी। तो जुडिशल कमीशन सिर्फ फेस सेविंग के लिए होता है। दोनों साइड्स यूजली उसमें से विक्ट्री क्लेम करती हैं, कोई एक पैराग्राफ मिल जाएगा, उसको वायरल हो जाएगा। तो जिस लेवल पे सोशल मीडिया की डिबेट हो रही है, मेरे ख्याल से उसी लेवल पे नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि जी 2024 का इलेक्शन रिग हुआ, अच्छा जी 2018 का भी हुआ। तो इसी में फंसे रहेंगे तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो हम कह रहे हैं वो कभी नहीं होगी। आई थिंक वी नीड अ लॉट मोर मेच्योर हेड्स टू सिट एंड बी लाइक कि यार तुसी भी कितना असी भी कितना, हुण आगे चलिए। वो पीटीआई जब तक एक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि हमने भी किया, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, दोनों साइड से एक्नॉलेजमेंट थी कि सॉरी यार हमने भी किया, आपने भी किया, अब नहीं करेंगे। अगर ये आपने बोलना है कि नहीं सब आपने किया और हमेशा से हम ही विक्टिम थे, तो आई you have, if you're entering into an agreement, you have to concede something, you have to at least agree to something. If your position is the position that we walk in with, agree to that, or we are walking away, that's not entering into negotiations in good faith. आई थिंक शहजाद, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है ना, वो एक क्लासिक प्रिजनर्स डिलेमा में फंसी हुई है। आई थिंक यू एंड अमार अली जान, जो कॉन्वर्जेशन थी आपकी विच वाज एक्सेलेंट, आल्सो टच्ड ऑन दिस राइट, कि आप आपस में अग्री नहीं कर पाते ओवर टाइम। चार्टर डेमोक्रेसी हुआ, उस पर भी नवाज शरीफ काला कोट पहन के आगे चले गए, फिर जरदारी ने पे बैक करने की कोशिश किया, देन ऑफ कोर्स द इमरान खान डायनामिक वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन क्लासिक केस है प्रिजनर्स डिलेमा का कि एक आपको जेल में रखा हुआ है अलग अलग कमरों में, और आपने जो है अगर कोऑपरेट कर दिया, दोनों ने मुंह बंद रखा, तो दोनों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता कि उस दूसरे बंद कमरे में क्या हो रहा है, तो आप भी कन्फेस कर लेते हैं पुलिस वाले से, वो भी कन्फेस कर लेता है, और दोनों की फंटी लगती है फिर मिलके, विच इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिजनर्स डिलेमा इन वेरी सिंप्लीफाइड टर्म्स। तो पाकिस्तानी सियासत में भी यही हो रहा है कि वो दोनों अलग अलग निगोशिएट कर जाते हैं, और उनको लगता है कि हमने अगर कॉम्प्रो कर लिया तो हमारा अच्छे दिन आ जाएंगे। उनको पता नहीं होता कि उधर भी बंद कमरे में यही हो रहा है, और फेंटी आप दोनों की एंड में लगनी है, जो कि लग रही है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज दे डोंट रिकग्नाइज दिस, दिस इज नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। इंटरनेशनल चले। इंटरनेशनल चलते हैं। पहले तो एक खबर कि पाकिस्तान को $1 बिलियन का नया कर्जा मिल गया 6 to 7% रेट पे फ्रॉम मिडल ईस्टर्न बैंक्स। रिजर्व जो है पाकिस्तान के आर नॉर्थ ऑफ $16 बिलियन राइट नाउ, विच इज़ अबाउट 2.5 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। करंट अकाउंट सरप्लस भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, रेमिटेंसेस भी आ रही हैं। तो बाय एंड लार्ज ऑन फेस वैल्यू सब कुछ ठीक है, डॉलर भी स्टेबल है। द नंबर इफ पीपल वेरी क्विकली, जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना है, वो आप फॉलो करेंगे, पाकिस्तान का मंथली इंपोर्ट बिल $5 अरब के आसपास रहता है कि उससे आगे जाता है। अगर उससे आगे जाने लग जाए तो देन यू नो कि थोड़ी सी घबराहट थोड़ी बनती है। फॉर नाउ वी आर फाइन, तो आई वांट टू टच ऑन दैट वेरी क्विकली। यहाँ वॉशिंगटन में जो है एक कांग्रेस में हियरिंग हुई है पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स पर, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी एज अ प्राइवेट सिटीजन भी आए हुए थे। वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि एक रीड आउट आया कि उनकी मुलाकात हुई दो कांग्रेसमैन के साथ, इंक्लूडिंग सर्टन जो विल्सन। और उस मुलाकात के फौरन बाद जो विल्सन ने ट्वीट किया, रिलीज इमरान खान। तो स्क्रीनशॉट भी आप लगा दें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा फॉर पीपल हु वांट टू वॉच। तो दैट वाज द आउटकम ऑफ मोहसिन नकवी साहब्स मीटिंग्स इन वॉशिंगटन।
कि जिस बंदे से वो मिले और उनको समझाया कि जी ये मसले हैं पाकिस्तान के, उसने फौरन कह दिया फ्री इमरान खान उस मीटिंग के बाद। हियरिंग्स इंटरेस्टिंग थी इन द सेंस कि, आई नो यू एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, कि इन हियरिंग्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बट स्टिल इट शोज़ कि एक एक्सेस है पाकिस्तानी कम्युनिटी का अमरीकी कांग्रेस के अंदर। उसके अंदर रशीदा तलेब ने बात की, ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की। ग्रेग सिजार ने लीड किया था, दोनों डेमोक्रेट्स हैं। बाय एंड लार्ज आई थिंक जिन लोगों ने बात की वो डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है। दिस इज़ अ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन कांग्रेस, तो एक सवाल बनता है कि आपकी रिपब्लिकन साइड पे क्या स्ट्रैटेजी है। और उस पे एक और डिसरप्शन भी हुई थी इस हियरिंग में, जहां पीएमएलएन के कुछ लोगों ने हड़ाहुड़ी करने की कोशिश की और फिर कैपिटल हिल पुलिस ने उन्हें वहां से निकाल दिया। तो ये माहौल था इस हफ्ते इन अमेरिकन कांग्रेस एंड इन वाशिंगटन रिलेटेड टू पाकिस्तान। क्या ख्याल है बड़ा आपका? मैं मेरा कोई ख्याल नहीं है। मुझे फनी लगा मोहसिन नकवी ने जो तस्वीरें पोस्ट की। मैंने तो किसी किसी को नहीं पहचाना कि उन्होंने किनके साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं। तो प्रॉबेबली इनॉग्रेशन और उसके अराउंड कोई ज़्यादा एक्सेस मिला नहीं। एट द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड अ जियाला, एटलीस्ट बिलावल भुट्टो जाता है तो आपको लगता है जब बात बात तो कर लेगा। एटलीस्ट बी लाइक आई एम बेनजीर सन, दे बी लाइक ओ बेनजीर भुट्टो वी नो। मोहसिन नकवी जाकर क्या ही बात करेंगे, किससे ही बात करेंगे। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, ट्रंप ने बोला है कि वो आरएफके जेएफके एमएलके फाइल्स को डिक्लासिफाई करेंगे, तो मेरा उसमें अब खासा इंटरेस्ट है। लास्ट वीक आपने बोला, काफ़ी लोगों ने बोला शायद प्रीमेच्योर अपॉलजी है, तो ट्रंप ने बोला भी कि गाज़ा बहुत अच्छा एक लैंड है, उस पर हम हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन टाइप बना देंगे। तो वो खदशात हैं हमारे। और नाउ होपफुली द सीज फायर होल्ड्स। बर्थ राइट सिटीजनशिप पर भी सवालिया निशान ट्रंप ने उठा दिया है, द कोर्ट्स माइट इंटरवीन। एनीथिंग एल्स ऑन आर ट्रंप वॉच? आई थिंक तो ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल्स, 17 में उन्होंने पहला बैच रिलीज किया था। थोड़ी बहुत जो बाइडेन ने आई थिंक 13,000 डॉक्यूमेंट्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीज किए थे, और अब ये जो ऑर्डर आया है, अभी 15 दिन बाकी हैं जहां डीएनआई, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और अटॉर्नी जनरल रिव्यू करेंगे इस ऑर्डर को ऑन कंप्लीट रिलीज। और उसके बाद 45 दिन का टाइम है कि प्लान बताएं कि आप किस तरह आरएफ के और एमएलके के डॉक्यूमेंट्स रिलीज करेंगे। तो होपफुली बिफोर स्प्रिंग we should have the entire treasure trove of these documents, which is interesting. I think the last thing on the Trump side is कि पीट हेगसेथ की डीओडी की नॉमिनेशन जो है वो डगमगा रही है एक बार फिर, क्योंकि there have been more accusations about assault, about him passing out due to alcohol abuse, etc. मुझे तो लगता है कि he will still be confirmed as Secretary of Defense of the United States of America, but it has become a very contentious hearing with a lot of leaks and a lot of disclosures about his misconduct, essentially. आ जाए हमारे रीजन में, आ जाए ढाका श्रीलंका। ढाका श्रीलंका, तो अगर आप इंटरनेशनल और रीजनल प्ले चेक कर रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हफ्ते। पहले तो ये कि इंडियन मीडिया में रिपोर्ट आने लग गई कि जी डीजी आईएसआई जो है पाकिस्तान के, वो बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, उससे थोड़े दिनों पहले बांग्लादेशी आर्मी जनरल्स वर इन पाकिस्तान, जहां वो जनरल मुनीर से मिले। तो एक पोस्ट हसीना, दोनों तरफ से एक थॉइंग हुई है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से इंगेज कर रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से कर रहा है, और ऑफ कोर्स इंडिया और नई दिल्ली को इस पे खदशात हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हसीना, शेख हसीना वाज वेरी क्लोज टू देम एंड द न्यू रेजीम इज़ नॉट। तो फिर हुआ कि जी डीजीआई वहाँ पहुँच गए, तो अब क्या खिचड़ी पक रही है। Turns out it wasn't the DGI, it was four members of delegation from the Pakistani ISI जो ढाका गया और उन्होंने वो मुलाकातें की। तो still a big development but not the DGI going। और इसकी confirmation रजा हसन ने करी, जो कि फॉरेन एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, उनकी ट्वीट भी लोग जाके देख सकते हैं। द confusion was कि एक मेंबर जो डेलीगेशन का है, उनका नाम जो है वो पाकिस्तानी DGISI से मिलता जुलता है, तो लोग समझने लग गए कि DGI भी पहुंच गए हैं, which shows you the state of certain segments of Indian media। दूसरी तरफ श्रीलंका में एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां उनकी हुकूमत आने वाली, और उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे अडानी एग्रीमेंट को। तो उन्होंने अडानी की पावर परचेस एग्रीमेंट कैंसिल कर दी है। प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं किया है, कह रहे हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें कितनी करप्शन हुई और क्या प्रोसेस में गलतियां थी। बट स्टिल अ बिग ब्लो के पावर एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो गया है। फाइनली इंडिया ने जो है वो इंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगर आप तस्वीर देखें इनाग्रेशन की, तो अंबानी भी वहाँ थे,
इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर was sitting in the front row। और फिर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया और फिर रॉयटर्स ने भी कि इंडिया जो है वो कंसेशंस ऑफर कर रहा है, इंक्लूडिंग टेकिंग अबाउट 18 और 17,000 इलीगल इंडियन सिटीजन्स बैक इनटू इंडिया एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर जो है ट्रेड या टैरिफ्स के ऊपर अगर कोई इश्यूज हैं तो हम उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज कि एक कोशिश की जा रही है एज रिपोर्टेड बाय रॉयटर्स कि फरवरी या के अंदर ट्रंप और मोदी की बायलैटरल मीटिंग करवाई जाए। सो दैट्स द रीजनल मैप राइट नाउ। Can I pull a Shahzad Akbar and introduce a non-agenda item into this meeting? ऑफ कोर्स। वजाद सईद खान की मैंने वीडियो देखी कि ही इज कॉलिंग फॉर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान, ही इज प्रिटेंडिंग कि पुअर लोगों को पाकिस्तान के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है। Today I'm asking and making a case for movement, for action. I'm making a case for sanctions. लेकिन सैंक्शंस जब भी लगती हैं वो आवाम पर ही लगती हैं। हम सब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की भी तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट की भी तनकीद करते हैं। हमारी मोस्टली राय ठीक है, लेकिन जब ये टर्न हो जाती है इनटू कि आईएमएफ का एग्रीमेंट तोड़ दो, कोशिश करो आईएमएफ का पैसा ना आए, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएं, पाकिस्तान का नुकसान हो, तो ये चीज़ें गलत ही होती हैं। वजाद सईद खान की तारीख देखें, देखें वो किस इदारे के लिए काम करते थे, तो आज अगर वो मिलिट्री के अगेंस्ट बात करते हैं, प्लीज़ इतनी हद तक ना करें दैट आप जाकर खुलकर एडवोकेट कर रहे हो कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाएं। आई थिंक उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्न अराउंड भी हुआ है शहजाद के। अगेन इफ आई रिमेंबर 15 या 16 में राइट बिफोर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन केम इन और अराउंड दैट टाइम हुसैन हक्कानी और लीसा कर्टिस ने एक जो कि लीसा देन एंडेड अप गोइंग इनटू द गवर्नमेंट ट्रम्प 1.0 एक पेपर लिखा था फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पाकिस्तान रिलेशंस। उस पर उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के उनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं एज अ मींस टू प्रेशर द पाकिस्तानी आर्मी ऑन द टेरर पॉइंट, पर्टिकुलरली तालिबान और इस इशू पर। अफगानिस्तान में ऑफ कोर्स उस वक्त मौजूद था अमेरिका। तो मुझे याद है कि कितने लोगों ने, बहुत डायस्पोरा के मेंबर्स ने, मीडिया के जर्नलिस्ट ने और पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि हाउ अनपेट्रियोटिक कि आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं और हुसैन हक्कानी एजेंट हैं और ये हैं वो है। हालांकि वो जो प्रपोजल था इट वाज अ वेरी नैरो ऑन देयर होल्डिंग्स अब्रॉड कि उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए क्योंकि उनके बच्चे और उनकी फैमिलीज बाहर शॉपिंग करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज अ मींस टू प्रेशर। और 8 साल बाद शहजाद कॉन्वर्जेशन जो है वो इतनी टर्न अराउंड हो गई है कि अब लोग जो है विदाउट बैटिंग एन आई ब्रॉड सैंक्शंस की बात करते हैं पाकिस्तान पे। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर डिफॉल्ट होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पे इकोनॉमिक पेन आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के आम शहरी का होगा। जो अमीर हैं उनके तो एसेट्स वैसे ही डॉलराइज्ड हैं, उनके पास होल्डिंग्स हैं दुबई के अंदर, इस्तंबुल के अंदर, अमेरिका के अंदर वगैरह वगैरह। तो आई थिंक यस आई एग्री कि थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए लोगों को इन इश्यूज पर। फन पे अगर हम एंड करें तो इफ्तिखार वली पीएमएलएन के हैं। उन्होंने नईम अब्बास पंचोदा, नईम समथिंग पंचोदा नाम है उनका, उनको चंड करा दी है। इंटरटेनिंग तो बहुत होती हैं ऐसी चीजें, बट इट्स ऑब्वियसली नॉट, वी डोंट। काफी टाइम से फटा हुआ नहीं था टीवी पे। मेरी पहली वीडियो जो मैंने कभी यूट्यूब पे अपलोड की है ना, वो एक गैर पार्लिमानी उसका नाम है, एंड इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज फड्डे टू द ट्यून ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट। सब एक दूसरे को मार रहे हैं जो पॉलिटिशियंस टीवी वी पे। शुड ट्रैक इट शहजाद। अच्छा 25 में जो है ये पहला फड्डा जो है हमारी नज़रों से गुजरा है, तो ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि आने वाले हफ्तों में अगर और फड्डे आपको नजर आए तो प्लीज शेयर करें, तो हम भी कवर करते रहेंगे कि कितने फड्डे हुए साल के अंदर इस हाँ, दफा। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, वी आर नॉट कंडोनिंग, वी आर नॉट सपोर्टिंग। लोग बोलेंगे हाँ क्योंकि पीटीआई वाले को मार पड़ी है इसलिए तुम लोग बोल रहे हो, अगर उसको मार पड़ते तो तुम लोग, नहीं होना चाहिए ऐसा, कुछ भी कभी भी नहीं देखिए होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी वाले को मार पड़ती तो हाँ, शहजाद जो है अभी वो रो रहा होता कि बहुत बुरा हुआ, मुस्कुरा नहीं रहा होता। वैसे तो वैसे टू बी फेयर, मेरा इसमें बायस तो है कि ठीक है, गलत बात की, नहीं करनी चाहिए थी, गैर पार्लिमानी है, गैर अखलाकी है, कोई उसका रेलेवेंस नहीं था कि बात कुछ और हो रही है, आप इमरान खान की बेटी की बात कर रहे हैं। बट एज बैड एज दैट इज, आई डू थिंक इट्स मच वर्स टू देन रिप्लाई विद मरियम नाजायज है। ये सेंस नहीं बनता, राइट? एक भी बात गलत है मत करें आप टीवी पर, बट एटलीस्ट एक कोर्ट डॉक्यूमेंट है, एक रजिस्टर्ड है कि वाकई एक आउट ऑफ वेडलॉक इमरान खान की बेटी है। उसका ये जवाब बनता नहीं है कि मरियम नवाज नाजायज है। आई डू थिंक ऑन द, एंड ऑब्वियसली फिर उसने चमाट ही मार दी तो वो ज्यादा बुरा हो गया। बट मैं थोड़ा बायस इधर हूँ। आई डोंट नो इफ दैट वुड काउंट एज मी बीइंग बायस्ड अगेंस्ट पीटीआई, बट मेरी राय जेन्युइनली यही है।
genuinely यही, I have not watched the full video, so maybe I will check it out कि क्या हुआ। और हमने सोचा था कि हम लोगों के सवाल लेंगे, आई वाज क्वाइट लेट इन पोस्टिंग, बट फिर भी थोड़े बहुत सवाल आ गए हैं, सो लेट्स एंड इट ऑन अ पीपल्स क्वेश्चन। Ask him if we can do a projection or a near estimate about when the Budde Babe of our country will die out, all of them, so that when they're no longer alive and calling the shots, maybe then our country will get its shit together and finally move with the rest of the world. भाई अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जिंदगी किसने, खुदा ने किनकी कितनी लिखी है ये तो हम नहीं कह सकते, बट यस आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान विल गो थ्रू, वन कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट डेकेड और सो अ जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको नज़र आएगा कि एक चेंज होगी सियासत के अंदर पाकिस्तान की, अच्छी होगी बुरी होगी, केपेबल लोग आएंगे और ज़्यादा इनकेपेबल लोग आएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, बट वी आर गोइंग थ्रू अ जनरेशनल ट्रांजिशन एज वी स्पीक। मलिक एजाज सैयद की जो हमारी रिकमेंडेशन है वीडियो ऑफ द वीक, उसमें वो कहते हैं कि जब कोई जनरल रिटायर होता था, मलिक राज ब्लैंक चेक लेके पहुंच जाता था कि आप ही बहरिया टाउन चला सकते हैं, प्लीज़ आ जाएं। तो जी नहीं होते रिटायर, रिटायर होने के बाद और इनके आ जाते हैं। ये उम्मीद मत रखें कि बस ये जनरेशन का मसला है। अगेन, जुनेद इकबाल हो, हमारी जान हो, जहर यूनुस हो, हमेशा मैं ही पेसिमिस्टिक होता हूँ, बट है मेरा ये पेसिमिज्म, मुझे लेकिन नहीं इसमें देखिए लगता। शहजाद, दिस रिमाइंडेड मी आल्सो कि जो डॉक्टर हसन अब्बास ने आपसे कॉन्टेक्ट शेयर किया था, राइट, विच आई एग्री विथ, और भी जो हसन अब्बास की जनरेशन के लोग हैं उनसे पहले के, दे आल्सो टेस्टिफाई टू दिस कि जनरेशनली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर एक डिक्लाइन आपको नजर आता है जी। एलिट्स के अंदर, उनकी इंटेलेक्ट का, उनकी सोच समझ का, उनके वर्ल्ड व्यू का। दैट आई थिंक इज द बिगर कंसर्न, कि अगर जनरेशन चेंज हो भी जाता है चले ठीक है, बट इफ हसन अब्बास एंड शुजा नवाज एंड अदर्स आर राइट कि एक डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है इंटेलेक्ट का, तो वो तो और भी मसला होगा कि अगली जनरेशन जो है वो और बड़ा जो है वो खड्डा खोदेगी पाकिस्तान के लिए। भाई इस दुनिया की सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपके मुल्क में हैं। फिर जो चिल्ड्रन स्कूल में भी हैं उनकी एजुकेशन देख लें। फिर उसके फिर साथ आप स्टंटिंग है, उसके साथ स्टंटेड है, उसके साथ मेल न्यूट्रिशन है, उसके साथ पहले मीडिया अगर आप खोलें उस पर जो न्यूज़ हो रही है, उसके बाद आप ये उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस कजन की हैं। शादियां हैं शहजाद, उससे डीएनए में भी फर्क पड़ता है, वो भी एक वो मसला है पहले ही पढ़ पाकिस्तान चुका है के ना, अंदर। तभी वो पैदा हुए हाँ हैं स्टंटेड, मतलब हाँ। पैदा होने के बाद क्यों होगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो लोगों को व्हाट्सएप पे ब्लास्फेमी में फंसा रहे हैं 10-10 15 लाख लेने के लिए। उसके बाद आप पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्ब करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगली जनरेशन पाकिस्तान को ठीक कर देगी। सर यूनिवर्सिटी में आप मतलब पढ़ा रहे हैं कि प्रोफेसर साहब के जिनों की पावर को काबू करके जो है वो बिजली जन बनाई जा सकती है, तो फिर यही होगा। या कुछ होपफुल बोल दो यार बिफोर वी एंडेड, लोग बोलेंगे शराब तुझे हम सुनना छोड़ रहे हैं, पेसिमिज्म की दुकान खोल ली है तूने। यार होपफुल क्या है, इस वक्त कोई होपफुल नहीं है, इस वक्त जो है वो मसला जो है वो वही वहीं का वहीं खड़ा है। होप ये है कि बस पाकिस्तान को डॉलर मिल रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में, तो जो पीक बुरे दिन थे वो आपके पीछे हैं इस वक्त, तो अगले आने वाले महीनों में थोड़ी बेहतरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजट आएगा तो देखेंगे उस पर लड़ाई कैसे होती है, बट फॉर नाउ द इकोनॉमी स्टेबल, तो वहाँ आप जो है वो घबराइएगा मत इस वक्त के लिए। यहाँ पर होमर सिम्पसन वाली मीम डाल दें, वेयर उज़ैर इज बार्ट सेइंग लास्ट ईयर वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक वर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ सो फार। तो सो फार। पेसिमिज्म पे ही हम लोग एंड कर रहे हैं। नहीं, होपफुल एंड ये है कि 2025 में बाहर आ रहा है। ठीक है, वी 2025 कैन में एंड ऑन पक्का दैट। पक्का पक्का कमबैक है, मैं गारंटी कर रहा हूँ। जिन लोगों ने बोला था वो चैनल्स डिलीट कर देंगे, ट्विटर डिलीट कर देंगे, उन्होंने नहीं किया, बट मैं 2025 में गारंटी कर रहा हूँ कि इमरान खान का कमबैक हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं आप लोगों को यहाँ गारंटी कर रहा हूँ कि अगर जुनेद खान आ सकता है तो उसका कज़न इमरान खान भी आएगा, उसका कमबैक होगा। आप बॉलीवुड में इमरान खान को वापस ज़रूर देखेंगे। नहीं देखेंगे तो मैं ये चैनल डिलीट कर रहा हूँ। On that note, we'll see you next week. Khuda Hafiz.